नमस्कार, मैं ज्योतिष शास्त्री रमेश चौबे उपस्थित हूं आपके समक्ष एक जन्म कुंडली को लेकर के। इस जन्म कुंडली का अध्ययन करेंगे और जन्म कुंडली के माध्यम से कुछ चीजें जानने की कोशिश करेंगे। इस बार वीडियो डालने में थोड़ा विलंब हो गया क्योंकि मैं कहीं बाहर था। तो आइए इस जन्म कुंडली की तरफ चलते हैं और मैंने यहाँ पे अष्टक वर्ग भी आज आपको अष्टक वर्ग से भी समझाऊंगा कि कैसे अष्टक वर्ग के माध्यम से आप एक नजर में पूरी कुंडली को देख सकते हैं। बहुत बढ़िया कुंडली है, इसमें बहुत सारी चीजें आपको सीखने को भी मिलेगा। तो चलिए, इनके आमतौर पे जो माता पिता के सवाल होते हैं वही सवाल इनके भी हैं। क्या सवाल है बात करेंगे आपको। तो सबसे पहले जन्म की तारीख नोट कर लीजिए, 11 जनवरी 2010 18:35 यानी शाम को 6:35 PM बैतूल मध्य प्रदेश इनका जन्म स्थान है। बैतूल एक जगह है मध्य प्रदेश में, वो जन्म स्थान है इनकी। अब थोड़ा सा पंचांग के बारे में बात करते हैं। तो कृष्ण पक्ष के द्वादशी के दिन इनका जन्म हुआ है बच्चे का, और अनुराधा नक्षत्र के चौथे चरण में जन्म हुआ है। पाया चांदी का है और गण देवगण है। अब देवगण का है, अच्छा है, परिस्थितियों से समझौता कर लेगा ऐसा व्यक्ति, मानिए परिस्थितियों को अपने अनुकूल ढालने की कोशिश करता है, तो ये अच्छा है। चांदी का पाया है यानी कि धन धान्य की स्थिति भी जातक के जीवन में ठीक ठाक रहेगी। आगे आपको बताता हूं मैं। तो सबसे पहले लग्न पे आते हैं। कौन सा लग्न बन रहा है? यहां पे कर्क लग्न बन रहा है। कर्क लग्न के लोग होते कैसे हैं? भावुक होते हैं, भावना प्रधान होते हैं, भावनाओं में बहने वाले होते हैं, इमोशनल प्रवृत्ति के होते हैं। जैसे एक केकड़े का स्वभाव कैसा होता है कि एक बार जिसका हाथ पकड़ ले, हाथ टूट जाए लेकिन साथ नहीं छोड़ता, तो किसी से बड़े ही इमोशनली बिल्कुल जुड़ने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद यदि वहां थोड़ा सा भी कोई ऊंच नीच हो तो बहुत जल्दी आघात भी खाते हैं। दिल के अच्छे होते हैं, ये आपको जाने रहना है। आगे बढ़ते हैं। यहां पे लग्न के मालिक बनते हैं, लग्न के जो स्वामी बनते हैं, ये कैसा लग्न है? जल तत्व का लग्न है। एक बात आप समझिएगा, चर लग्न है, चर लग्न है ये। तो चर लग्न मतलब चलायमान, जो चलने वाला हो। तो और चर लग्न यदि हो जाए और कर्क लग्न हो जाए विशेष तौर पे, तो जातक का मन कहीं ना कहीं स्थिर नहीं रहता है, वो कहीं ना कहीं उसके मन में कुछ ना कुछ चलते ही रहता है। अब लग्न के यहां पे चूंकि जल तत्व का लग्न है, तो यहां पे पंचम में और जो नवम में, ये दोनों जगह ही जल तत्व की राशियां बनेगी। यानी कि कर्क लग्न है वृश्चिक, और ये जो मीन है, ये तीनों ही कर्क, वृश्चिक और मीन, ये जो है जल तत्व की राशियां हैं। अब लग्न के स्वामी बनते हैं चंद्रदेव यहाँ पे। अब चंद्रमा यहाँ पे कुंडली के पंचम भाव में आके बैठे, तो चंद्रमा तो यहाँ नीच के हो गए, क्योंकि कर्क राशि में, वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच के होते हैं। और लग्न में मंगल बैठे हैं, और लग्न में मंगल भी कैसे होते हैं? कर्क राशि में तो नीच के होते हैं। लेकिन चंद्रमा और मंगल ने आपस में स्थान परिवर्तन कर लिया है। चूंकि दोनों ही इस कुंडली में कारक हैं, चंद्र, मंगल और बृहस्पति इस कुंडली में कारक ग्रह हैं। अब दोनों ने स्थान परिवर्तन कर दिया, यानी केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण हो गया यहाँ पे, क्योंकि केंद्र के स्वामी त्रिकोण में और त्रिकोण के स्वामी केंद्र में। लग्न को हम केंद्र और त्रिकोण दोनों में लेते हैं, तो यह अत्यंत श्रेष्ठ हो गया। अब चंद्रमा यहाँ पे नीच के हो गए। अब यहाँ पे कई सारी बातें हैं कि चंद्रमा नीच के हो गए, चंद्रमा अच्छा फल प्रदान नहीं करेंगे, इस पे हम चर्चा करते हैं। चंद्रमा वृश्चिक राशि में 3 अंश तक नीच के होते हैं, 3 अंश तक नीच के होते हैं। 3 अंश से यदि चंद्रमा ऊपर हैं तो चंद्रमा सामान्य चंद्रमा हो जाएंगे, यानी कि अपना सामान्य फल प्रदान करेंगे। और ऐसे भी ये परिवर्तन होने की वजह से ये चंद्रमा का नीचत्व तो जो है कहीं ना कहीं वो भंग मानेंगे, चंद्रमा का नीच भंग यहां पे हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। मंगल लग्न में बैठे हैं कर्क राशि में, और मंगल चंद्रमा की राशि में नीच के होते हैं, लेकिन वो वक्री होके बैठे हैं, और वक्री ग्रह जब भी नीच राशि में बैठे तो उच्च के समान फल प्रदान करता है, उच्च के समान फल प्रदान करता है। अब चूंकि ये बच्चा जो है 2010 का है, तो 10, 10, 20 और 3, 23 यानी कि 13 साल के लगभग ये बच्चा है, तो क्या इसकी शिक्षा खराब हो जाएगी? मुख्य प्रश्न, उसकी शिक्षा कैसी रहेगी? नहीं, यहां पे शिक्षा खराब नहीं होगी। देखिए, पंचम भाव जो है हमारे बुद्धि का है, हमारे शिक्षा का है,
ज्ञान का भाव है, और चंद्रमा चंचलता है। चंद्रमा एक चंचल ग्रह है, बहुत जल्दी जल्दी अपना स्थान परिवर्तित करते हैं। हाँ, व्यक्ति का जो मन है वो थोड़ा चंचल जरूर रहेगा। शुरू शुरू में थोड़ा बहुत व्यक्ति जो है, ये जो जातक है, ज्यादा देर तक बैठ के पढ़ाई न करना, जैसे कि कोई बहाना इत्यादि करते रहना, लेकिन फिर भी शिक्षा पूरी खराब हो जाएगी ऐसा नहीं कहेंगे। और अभी तक बच्चे की शिक्षा में कोई समस्या नहीं है, बच्चा अपने क्लास में अच्छा करता है, क्योंकि चंद्रमा का नीच यहाँ भंग हो चुका है। अभी चंद्रमा जो है यहाँ पे वो शनि से दृष्ट भी है, चंद्रमा शनि से दृष्ट है, तो क्या होगा? तो ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल ही अपना प्रभाव यहाँ पे नीच के चंद्रमा नहीं देंगे, देंगे प्रभाव चंद्रमा, क्योंकि वो शनि से दृष्ट भी है। तो करेंगे क्या? तो जातक का मन अस्थिर रहेगा, उसका चित्त शांत नहीं रहेगा, छोटी छोटी बातों में कहीं ना कहीं व्यक्ति परेशान होने वाला रहेगा। ये तो आप बिल्कुल नकार नहीं सकते हैं। इसमें छोटी मोटी परेशानियों में बच्चा ही परेशान रहेगा, लेकिन चूंकि ये परिवर्तन योग जो बना है ये अपने आप में श्रेष्ठ है। और मंगल लग्न में बैठते हैं, मंगल क्या है? तो मंगल पराक्रम है, मंगल डेयरिंग है। तो मंगल जब लग्न में यहां पे बैठेंगे, वक्री होकर उच्च का फल प्रदान करेंगे। हालांकि चलित चक्र में मंगल कुंडली में दूसरे भाव का फल दे रहे हैं, लेकिन लग्न में जो उनका वक्री हो जाना ये श्रेष्ठ है। जातक जो है साहसी होगा, पराक्रमी होगा, ये बहुत अच्छा है। अब यहां पे तीसरे जो मुख्य ग्रह बनते हैं इस कुंडली में, वो कौन बनते हैं? देवगुरु बृहस्पति। वो कहां? कुंडली के भाग्य भाव के स्वामी है, और कुंडली में छठे भाव के स्वामी है, और बैठे कुंडली के अष्टम भाव में है। अब एक बात तो है कि कोई भी ग्रह अपने से एक घर पीछे बैठ जाए तो क्या करेगा? तो अपने भाव का व्यय करेगा। तो भाग्य के व्यय यहां पे थोड़ा बहुत तो बृहस्पति करेंगे, लेकिन एक बात और आपको याद रखना है, कुंडली देखते समय बिल्कुल अपने जो आपका जो एकाग्र जो चित्त है उसको बिल्कुल स्थिर करके देखना है, नहीं तो प्रेडिक्शन में गलती हो जाती है यहाँ पे। अब यहाँ पे बृहस्पति चूंकि छठे भाव के भी स्वामी है, और शास्त्र कहता है कि 6, 8, 12 का स्वामी 6, 8, 12 में बैठे और लग्नेश मजबूत हो तो विपरीत राज योग का निर्माण होता है। तो यहाँ पे चंद्रमा बेशक नीच के है, लेकिन बैठे केंद्र में है। 6, 8, 12 में नहीं बैठना चाहिए लग्नेश। तो यहाँ बृहस्पति विपरीत राज योग का निर्माण करेंगे और अच्छा फल प्रदान करेंगे। मैंने बहुत सारी कुंडलियों में देखा है कि यहाँ अष्टम में बैठ के बृहस्पति भी अच्छा फल प्रदान करते हैं। हाँ, बृहस्पति अष्टम भाव में यदि बैठते हैं तो उदर जन्य थोड़ी बहुत समस्या, पेट की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये पंचम भाव भी पेट का ही है, और यहाँ नीच के चंद्रमा का बैठना जातक को कहीं ना कहीं पेट में समस्या देगा। तो खान पान का विशेष ध्यान रखना है, तो जातक जो है वो स्वस्थ रहेगा और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहेगा। लेकिन बृहस्पति यदि कुंडली के अष्टम भाव बैठे, जातक उदार हृदय का होता है। ऐसे जातक जो है यदि राजा हो तो अपना समस्त राज्य भी दान करने वाला होता है। इस कुंडली में कुछ बहुत अच्छे अच्छे योग हैं, मैं आपको बताता हूं, आप एक एक करके देखते जाइए। अब बृहस्पति यहां बैठे हैं कुंडली के अष्टम भाव में, तो मैंने बोला कि भाग्य में थोड़ी बहुत रोड़े अटकाएंगे, लेकिन एक ही बार यदि कह दूं मैं कि जातक का भाग्य बिल्कुल साथ नहीं देगा, ये गलत हो जाएगा। ये बहुत ही श्रेष्ठ है। अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यहां पे देखिए आपको कॉम्बिनेशन देखना है कि ग्रहों का कैसे कैसे दृष्टि संबंध बन रहा है। तो मंगल यहाँ पे पंचम पति है और कर्म भाव के स्वामी है, लग्न में बैठ करके चौथी दृष्टि से कुंडली के चौथे भाव को, सप्तम से कुंडली के सातवें भाव को, और अष्टम जब बृहस्पति पे दृष्टि डालेंगे तो लग्नेश और भाग्येश का दृष्टि संबंध यहाँ पे बन जाएगा। हालांकि अष्टम पे जब मंगल की दृष्टि पड़ती, जातक को चोट चपट इत्यादि की समस्या थोड़ी बहुत होने की संभावना बनी रहती है, लेकिन बृहस्पति यहां बैठे हैं, बृहस्पति बचाएंगे, तो ये बहुत अच्छा है। अब ये जो बृहस्पति है, इनकी दृष्टि जो है, इनकी 3 दृष्टियां है। 5वीं दृष्टि पड़ती है कुंडली के व्यय भाव पे, वो मोक्ष का भाव है, और केतु मोक्ष के कारक होते हैं। तो जब भी केतु यदि कुंडली में 12वें भाव में जाकर बैठे और बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए तो जातक मोक्ष की तरफ कहीं ना कहीं बढ़ता है। मोक्ष जरा सा समझिए कि मोक्ष का मतलब है क्या। मोह से, मोक्ष का मतलब है कि हर प्रकार के मोह से मुक्त हो जाना। तो ऐसा कब होगा? तो जब जातक के जीवन में विरक्ति आएगी। विरक्ति कैसी आएगी? मान लीजिए आप दाम्पत्य जीवन को समस्त रूप से प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, कहीं समस्या है, या आपके नित्य दाम्पत्य में कलह कलेश की स्थिति बनी है, परिवार में नित्य लड़ाई झगड़ा बना है, और ऐसी स्थिति जब कुंडली बनती है तो व्यक्ति सोचता है कि अब जीवन में कुछ बचा नहीं, फिर वो मोक्ष की तरफ भागने लगता है। और यहाँ शनि जब बैठे हैं तो 3, यहाँ पे 7, 8, 9, 10, शनि की दृष्टि तो यहाँ पे चंद्रमा को पड़ती है। तो चंद्रमा मन है, तो जब चंद्रमा पे शनि की दृष्टि पड़ेगी तो जातक का मन कहीं ना कहीं जो है उन चीजों में जाएगा। और यहाँ बृहस्पति
की दृष्टि जब केतु पे पड़ेगी तो जातक को मोक्ष की तरफ वो लेके जाते हैं, और जातक थोड़ा सा भी यदि प्रयत्नशील हो तो मोक्ष प्राप्त आसानी से कर लेता है। ये कुंडली बहुत अच्छी है, क्योंकि व्यक्ति भी याद रखिएगा देवगण का है, ये भूलना नहीं है आपको। तो उसके अंदर क्या होगा, तो देवताओं जैसे गुण होंगे। देवगण का इसका मतलब वो देव नहीं हो, नहीं, देवताओं जैसी उसकी सोच होगी, किसी का अहित ना हो, किसी का बुरा नहीं करना चाहेगा, इत्यादि इत्यादि। क्रोधित तो होगा क्योंकि मंगल लग्न में बैठे हैं। अब आगे थोड़ा सा एक और एक स्टेप लेते हैं। अब इस जातक को जो है 17/4/2011 से लेकर 17/4/2028 तक बुध की महादशा चली। अब बुध इस कुंडली में कहां के स्वामी है, तो कुंडली में व्यय भाव के स्वामी है, कुंडली में तीसरे भाव के स्वामी है, तो समस्त रूप से अकारक है इस लग्न में। यहां लग्न में बहुत अच्छा फल प्रदान ये नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी इस बच्चे की शिक्षा खराब नहीं हुई। ये अच्छा अपने क्लास में अच्छा नंबर लाता है, बढ़िया, इसका जो परफॉर्मेंस है क्लास में बहुत बढ़िया है। अब क्यों है जरा वो समझिए, क्योंकि लग्नेश मैंने बताया कि लग्न की स्थिति ठीक ठाक है, परिवर्तन किया है, केंद्र त्रिकोण का राज्यों का निर्माण कर रहे हैं, और बुध यहाँ पे 12वें भाव के स्वामी कुंडली के 6ठे भाव में बैठे, और यहाँ पे शुक्र सूर्य राहु और बुध बैठे। इनके चलित चक्र में सूर्य शुक्र राहु कुंडली के 7वें भाव का फल दे रहे हैं, मैं आगे आपको बताता हूं। और बुध यहाँ पे जो है 6/8/12 के स्वामियों के 6/8/12 में बैठे हैं, 12वें भाव के स्वामियों के कुंडली के 6ठे भाव में बैठे हैं, तो विपरीत राजयोग के निर्माण यहां पे इन्होंने किया। और बृहस्पति की राशि में बृहस्पति तात्कालिक मित्रता बना के बैठे, यानी कि बुध यहाँ पे खराब फल प्रदान नहीं करेंगे, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली के 6ठे भाव में कन्या राशि आती है। आपको सारे चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा प्रेडिक्शन करते वक्त। 6ठे भाव में कन्या राशि आती है और बुध की जो है उच्च की राशि होती है, तो यहाँ पे उनको कहीं ना कहीं स्थान बल भी मिल रहा है, तो यहाँ बुध जो है अच्छा फल प्रदान करेंगे, और 2028 तक जातक की शिक्षा में कोई समस्या नहीं आएगी। अगला प्रश्न जो है क्या, कि अब केतु की दशा जब जातक को चलेगी 17/4/2028 से लेकर 17/4/2035 तक, तो क्या जातक की शिक्षा खराब हो जाएगी या शिक्षा कैसी रहेगी? तो आपको मैं बता दूं कि केतु कुंडली के 12वें भाव बैठे हैं, और ये मिथुन राशि में बैठे हैं, और यहां पे उनको कई जो ज्योतिष के जो अपना मत रखने वाले जो हमारे जो ज्ञानी हैं वो कहते हैं कि वहां पे जो केतु नीच के हो जाते हैं। लेकिन समझिएगा बात को, लेकिन क्या ये केतु खराब फल प्रदान करेंगे, क्योंकि केतु नीच के हो गए क्यों, और बुध से तात्कालिक मित्रता भी नहीं, क्योंकि बुध कुंडली के 6ठे भाव में बैठे हैं। लेकिन बुध की जो 7वीं दृष्टि है वो कुंडली में केतु पे पड़ेगी, तो क्या होगा, तो केतु का नीचत्व तो भंग हो जाएगा, केतु का नीचत्व तो भंग हो जाएगा। पहली बार जब एक नजर में इस कुंडली पे डाला तो मैंने देखा कि 2-2 ग्रह नीच के बैठे हैं, लेकिन जब मैं अंदर जब इस कुंडली में गया तो मैंने देखा इसमें तो बहुत सारे योग बने हैं, राजयोग इत्यादि बने हुए हैं, इसीलिए जातक जीवन में आगे बढ़ रहा है। अब यहाँ पे बुध की दृष्टि पड़ी, नीच तो भंग हो गया, और शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ती है कि नहीं वो भी देखना है। तो बृहस्पति की दृष्टि पड़ी, बुध की दृष्टि पड़ी, और शुक्र की दृष्टि पड़ी, साथ में राहु तो खैर एक दूसरे से 180 डिग्री पे रहते हैं, और सूर्य की भी दृष्टि पड़ी यहाँ पे। अच्छा है, इसको खराब हम नहीं कहेंगे, क्योंकि 3-3 शुभ ग्रह उस भाव को देख रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि व्यक्ति यदि थोड़ा सा भी आध्यात्मिक, और ये बच्चा जो है आध्यात्मिक है, धर्म कर्म को मानने वाला है, क्योंकि बृहस्पति जब भी कुंडली कष्टम में बैठेंगे तो जातक जो है वो भगवत आराधना करने वाला होगा ही होगा। वो कहीं ना कहीं पूजा पाठ में, भगवान में, मंदिर में जाएगा और प्रभु की आराधना करेगा। तो ये व्यक्ति के कुंडली में ये बहुत बढ़िया योग बना हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं। ये दशा जो है केतु की जातक को खराब नहीं जाएगी, केतु भी अच्छा फल प्रदान करेंगे। अब यहां पे एक और प्रश्न हम ले लेते हैं कि यहाँ पे शनि कुंडली में सप्तम पति हैं और जाके कुंडली के तीसरे भाव बैठे हैं, और चलित चक्र में शुक्र सूर्य और राहु कुंडली के 7वें भाव का फल प्रदान कर रहे हैं। अब यहाँ पे शुक्र का, राहु का और सूर्य का बैठना, और साथ ही साथ यहाँ पे आप देखिए कि शुक्र का सूर्य के नक्षत्र में बैठना और सूर्य के साथ में बैठना, ये कहीं ना कहीं थोड़ी मोड़ी समस्या प्रदान आपको जीवन में जातक के परेशानियों का थोड़ा बहुत कारण बन सकता है, क्योंकि सप्तम भाव में जो है वो इतने सारे ग्रहों का बैठना अच्छा। हालांकि शुक्र जो है किसी पुरुष की कुंडली में सप्तम भाव के कारक होते हैं, तो शुक्र का बैठना है बहुत अच्छा है, लेकिन सूर्य और राहु का बैठना, सूर्य कहीं ना कहीं जो है ईगो प्रॉब्लम देते हैं जीवन में, तो थोड़ी बहुत दाम्पत्य में समस्या रहेगी। तो कुंडली मिला के, नहीं तो फिर क्या होगा कि जातक का जो है यदि वैवाहिक जीवन पे थोड़ा भी असर पड़ा, जातक थोड़ा भी यदि, क्योंकि छोटी छोटी बातों पे आप रखिएगा याद कि परेशान होने वाला व्यक्ति, क्योंकि चंद्रमा पे शनि की दृष्टि है और चंद्रमा
नीच राशि में बैठे हैं, बेशक नीचत्व से ऊपर है लेकिन शनि की दृष्टि पड़ रही है उस पर, और चंद्रमा जो है वो शनि के नक्षत्र में ही बैठे हैं और शनि से दृष्ट होकर बैठे हैं, इसीलिए इसका प्रभाव कहीं ना कहीं पड़ेगा व्यक्ति के ऊपर। तो व्यक्ति मन से दुखी होगा और कहीं दाम्पत्य भी यदि उसका खराब हो तो फिर वो सीधा मोक्ष की तरफ भागने का प्रयत्न करेगा और संसार से विरक्ति जो है उसकी होगी। तो ये बिल्कुल ध्यान रखना, ये बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि यहाँ पे 3 ग्रह बैठे हुए हैं। तो इस प्रकार से यदि हम इस कुंडली को देखते हैं तो कहीं ना कहीं दिक्कत इस विषय को लेकर के जातक के जीवन में बनती है। अब एक बार थोड़ा सा हम षड्बल के नवांश कुंडली की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने देखा कि यहाँ पे चंद्रमा कुंडली के तीसरे भाव में बैठे हैं, बृहस्पति के साथ बैठे हैं गज केसरी योग बना करके, लेकिन वो नीच के बैठे हैं। इसके पहले जो एक प्रश्न जो मैं अपने पिछले वीडियो में बताया था कि गज केसरी योग का निर्माण हो, तो उसके ऊपर मैंने चर्चा किया था। मान लीजिए यहाँ पे चंद्रमा और गुरु का गज केसरी योग बना है, लेकिन चंद्रमा यहाँ खुद नीच के हैं, तो क्या गज केसरी योग काम करेगा? नहीं करेगा। गज केसरी योग का श्रेष्ठ प्रभाव जातक को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि गज केसरी योग बनाने वाला ग्रह जब खुद नीच का बैठा है तो गज केसरी योग का निर्माण कैसे होगा? तो यहाँ पे बृहस्पति तो ठीक बैठे हैं लेकिन चंद्रमा यहां भी नीच के बैठे हुए हैं। अब अगला यहाँ पे मंगल जो लग्न में बैठे हैं और पंचम और दसम कर्म भाव के स्वामी हैं, वो कैसे? तो उच्च के कुंडली के पंचम भाव में बैठे हैं, ये बहुत श्रेष्ठ है। जो ग्रह जो यदि आपके नवांश कुंडली में उच्च का बैठा है तो यहाँ पे वो ग्रह जो है आपको अच्छा प्रभाव देगा। तो मंगल का संपूर्ण जातक को प्रभाव मिलेगा। जातक डेयरिंग होगा, साहसी होगा, निडर होगा, हर काम को बढ़ चढ़ के करने वाला, क्योंकि जब भी मंगल वक्री होते हैं तो जातक हर काम में कहीं ना कहीं उछल के पड़ता है कि हाँ मैं कर लूंगा, मेरे को दो, मैं कर सकता हूं, क्योंकि उसके अंदर जो है कॉन्फिडेंस का लेवल बहुत हाई होता है। साथ ही साथ ये चर लगन है और मंगल जल्दबाज, हर काम को जल्दबाजी में करने वाला, हर काम को तुरंत निर्णय करने वाला और बाद में अपने निर्णयों पे पछताने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। तो ये चलायमान लग्न है और मंगल भी कहीं ना कहीं जो है वो सेनापति हैं और उनके अंदर जल्दबाजी है, उनके अंदर उग्रता है, तो व्यक्ति के स्वभाव में वो चीजें आएगी, लेकिन देवगण होने की वजह से उन चीजों को व्यक्ति संभाल पाएगा अच्छे से। तो यहाँ पे ये स्थितियां। अब शनि यहाँ पे जो है नीच राशि में बैठे हुए हैं, ये भी प्रश्न उस दिन था। तो शनि यहाँ पे नीच के बैठे हैं, लेकिन जिस राशि में बैठे उसका स्वामी उच्च का बैठा हुआ है, ये बहुत अच्छा है। यदि कोई ग्रह नीच का है और उस भाव का स्वामी यदि उच्च का है तो उसकी नीचता में कहीं ना कहीं प्रभाव आता है और अष्टम में शनि कारक भी होते हैं, तो ये बहुत श्रेष्ठ है। साथ ही साथ यहाँ देखिए, यहाँ भी शुक्र, सूर्य और राहु एक ही साथ बैठे हैं। जैसे यहाँ पे शुक्र, राहु और सूर्य एक साथ बैठे हुए हैं, यहाँ पे कुंडली के चौथे भाव में बैठे हुए हैं। चौथा भाव परिवार का होता है, तो परिवार को लेकर के कहीं ना कहीं समस्या, कहीं ना कहीं पारिवारिक कलह, मतभेद इत्यादि जातक को देखने को मिल सकता है। यहाँ पे वही एक समस्या इस कुंडली में मुझे ज्यादा दिखाई दे रही है, बाकी और कोई समस्या मुझे ज्यादा दिखाई दे नहीं रही है। जातक जिंदगी में उन्नति प्राप्त करेगा। और रहा शिक्षा में किस विषय को लेकर अध्ययन किया जाए, तो मैं हमेशा कहता हूं कि जब बच्चा 10वीं क्लास पास कर लेता है उस समय आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए और बैठ के काउंसलिंग करवाइए कि उस बच्चे का मन किस तरफ जा रहा है, वो बच्चा किस क्षेत्र में जाना चाह रहा है, और फिर देखिए उसके कुंडली में योग है क्या। वो यदि नहीं है, मना कर दीजिए बिल्कुल। तो वहां काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है। तो अभी समय है, उस प्रकार से हम इस चीज को देखेंगे। अब एक बार हम सर्वाष्टक वर्ग की तरफ चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे अष्टक वर्ग की तरफ, तो यहाँ पे लग्न में 31 अंक है, कम से कम 28 अंक को अच्छा माना जाता है। तो 31 अंक यानी जातक अपने व्यक्तित्व को उन्नति करने वाला होगा, समाज में उसका कद काठी पद प्रतिष्ठा ठीक ठाक रहेगा, लोग उसको उसके नाम से जानेंगे। धन भाव में 26 अंक है, क्योंकि धन भाव का स्वामी राहु के साथ बैठा हुआ है यहां भी, इसलिए यहां पे कहीं ना कहीं 26 अंक मिला है। यानी थोड़ा बहुत धन को लेकर के जातक को मेहनत करना पड़ेगा। पराक्रम भाव में 35 अंक है। पराक्रम भाव में 35 अंक है क्यों? क्योंकि यहाँ पराक्रम भाव में शनि बैठे हुए हैं और शनि तीसरे में, छठे में, 10वें में, 11वें में, ये जो क्रूर ग्रह है, पाप ग्रह, अच्छा फल प्रदान करते हैं, इसीलिए यहाँ जो है कितना, तो 35 अंक, यानी जातक पराक्रम करने वाला होगा। सुख भाव में 34 अंक है, यानी जातक के जीवन में जो भूमि, वाहन, मकान का सुख इत्यादि जो है वो ठीक ठाक रहेगा। ज्ञान भाव में और संतान भाव में 23 अंक है। अब यहां थोड़ा समझने की आवश्यकता है। अब ये समझिए थोड़ा सा, क्योंकि यहां पे शनि की दृष्टि है और यहां चंद्रमा का नीच का बैठना, और चंद्रमा का नीच का बैठना और पंचम के कारक बृहस्पति का कुंडली के अष्टम भाव में जाकर के बैठना और केतु से दृष्ट होकर बैठना। अब जातक के शिक्षा में समस्या नहीं आएगी, लेकिन
यदि कुंडली मिला के विवाह नहीं हुआ और यदि पत्नी कुंडली में भी कहीं ना कहीं यदि संतान वाला मामला यदि खराब हुआ तो जातक को संतान को लेकर समस्या आएगी, गर्भपात इत्यादि होने की समस्या यहाँ पे बनी रहेगी। इसीलिए यहाँ पे 23 अंक है मात्र। अब यहाँ पे छठे भाव में 31 अंक है। अच्छा, 31 अंक छठे भाव में है। रोग ऋण रिपु का भाव है, रोग ऋण रिपु का भाव है यहाँ पे, यानी थोड़ी बहुत जातक की जिंदगी में समस्याएं रहेंगी, थोड़ा बहुत जातक परेशान रह सकता है, लेकिन बुध चूंकि वहां बैठे हुए हैं और बुध वहां पे जो है कालपुरुष की कुंडली में अपने स्थान पे, तो जातक को बचाते रहेंगे। सप्तम भाव में 25 अंक है। मैंने आपको पहले ही बोला था कि सप्तम भाव में 25 अंक है, क्योंकि ये तीनों ग्रह जो है यहाँ का फल दे रहे हैं। सूर्य राहु का ग्रहण योग भी यहाँ पे बन रहा है, इसीलिए यहाँ 25 अंक है। तो कुंडली मिला के विवाह यदि नहीं करेंगे तो जातक अपने वैवाहिक जीवन को लेकर कहीं ना कहीं परेशान रहेगा, क्योंकि नवांश कुंडली में भी यहाँ पे चौथे भाव में पारिवारिक कलह वाला मामला मुझे दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं उस चीज को लेकर परेशान रहेगा और दाम्पत्य से विरक्त होगा और मोक्ष की तरफ भागने का प्रयत्न करेगा। अष्टम भाव में 24 अंक है। अष्टम भाव में 24 अंक का होना अच्छा है। कम अंक हो यदि यहाँ पे तो ठीक रहता है। ऐसे में जातक जो है विभिन्न प्रकार के परेशानियों से बचा रहता है। यहाँ कम अंक का होना ही श्रेष्ठ है। भाग्य भाव में कितना 20 अंक है। अब क्यों है भाग्य भाव में 20 अंक? क्योंकि भाग्य भाव के स्वामी जो है यहाँ पे वो अपने से एक घर पीछे यानी भाग्य का व्यय कर रहे हैं, व्यय भाग्य का हो रहा है, इसलिए यहाँ पे कहीं ना कहीं 20 अंक है। और साथ ही शनिदेव की दृष्टि भी कुंडली के भाग्य भाव पे पड़ती है, और शनि की दृष्टि जिस भाव पे पड़ती है उस भाव में बहुत उस भाव को धीरे कर देते हैं, क्योंकि मंदगामी ग्रह है। जातक का भाग्य थोड़ा लेट से उदय होता है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कर्म भाव में 34 अंक है, यानी भाग्य भाव में 20 या कर्म भाव में 34, यानी जातक कर्म ज्यादा करना पड़ेगा और भाग्य का उसको जो है साथ कम मिलेगा। यानी कुछ लोग होते हैं जिनका भाग्य साथ देता है, कर्म कम करते हैं और उन्नति ज्यादा होती है, लेकिन जातक को कर्म ज्यादा करना पड़ेगा और भाग्य कम साथ देगा। आय में 35 अंक है, बहुत अच्छा है। यहाँ इच्छा भाव ये है और ये इच्छा पूर्ति का भाव है, यानी जातक जो इच्छा रखेगा वो पूर्ति हो जाएगी। दोनों का जो है अंक लगभग बराबर 35-35 अंक है। और व्यय भाव में 19 अंक है, यानी जातक का आय अच्छा रहेगा और व्यय कम रहेगा, ये बहुत अच्छा है। तो इस प्रकार से आप एक नजर में यहाँ पे जो है विश्लेषण कर सकते हैं। एक बात और बताता हूं मैं आपको, यहाँ लग्न का मान 7 डिग्री है और लग्नेश 15 डिग्री पे बैठे हैं, यानी लग्न जो है वो कैसा कर्क लगन है, और कर्क लगन जो है वो 7 डिग्री पर यदि यहाँ पे लग्न यदि है तो कैसी स्थिति में रहेंगे? तो मृतक अवस्था में। यानी लग्न जो मृतक अवस्था से, मृतक अवस्था तो नहीं कहूंगा मैं, थोड़ा सा मृतक अवस्था से ऊपर, यानी वृद्ध अवस्था में आप मान के चलिए, तो लग्न का थोड़ा बहुत यहाँ पे कमजोर है। लेकिन चूंकि लग्न में उच्च के मंगल का बैठना और ये परिवर्तन योग की वजह से यहाँ पे 31 अंक जातक को प्राप्त हुए, यानी जातक अपना मान सम्मान, अपना पद प्रतिष्ठा जो समाज में बनाने में सफल हो जाएगा, उसमें कोई जातक को दिक्कत नहीं पड़ेगी। अब आते हैं कुछ उपायों के ऊपर में। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि चंद्रमा का रत्न मोती आंख बंद करके यहाँ पहन सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, क्योंकि ये दोनों का परिवर्तन राजयोग बना हुआ है यहाँ पे। तो एक मोती जातक पहन सकता है, इससे लाभ होगा। बुद्ध की दशा चल रही है 2028 तक। बुद्ध को ठीक करने का सबसे बढ़िया तरीका है भगवान गणेश के शरणागत हो जाइए, देवी भगवान गणेश को दुर्वा चढ़ाइए और ओम गम गणपतये नमः मंत्र का जाप कीजिए, इससे बुध अच्छे हो जाएंगे। और केतु की दशा में भी ये मंत्र आपको और ये उपाय आपको जारी रखना है, क्योंकि केतु के भी जो देवता होते हैं वो गणेश भगवान होते हैं, तो इससे आपको लाभ होगा। तो ये 2035 तक सिर्फ गणेश भगवान की आराधना करते रहिए, गणेश भगवान को दुर्वा चढ़ाते रहिए, इसी से आपको फायदा होगा। देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव में बैठे हैं, मंदिर में जाइए, भगवान के दर्शन कीजिए और बृहस्पति के बीज मंत्रों का जाप कीजिए, इससे भी आपको लाभ होगा। ज्यादा से ज्यादा आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो बृहस्पति के लिए 5 मुख रुद्राक्ष प्राप्त प्रतिष्ठा करके धारण कर लीजिए, इससे भी आपको फायदा होगा। मंगल का रत्न में धारण करने की अभी सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि मंगल जो है वहां पे 22 डिग्री पे बैठे हैं, 22 डिग्री पे बैठे हैं, तो मंगल का रत्न धारण करने के नहीं कहूंगा। बुध के नक्षत्र बैठे हैं और बुध पहले से विपरीत राज्यों का निर्माण कर रहे हैं, तो मंगल का रत्न यहां धारण करने से जातक के अंदर उग्रता की वृद्धि हो जाएगी। हनुमान जी की आराधना करते रहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिए, हनुमान जी के दर्शन करते रहिए, इससे मंगल आपके अच्छा हो जाए। रत्न सिर्फ मैंने एक बताया है, मोती, और एक 5 मुखी रुद्राक्ष धारण कीजिए, इसी से जातक को लाभ होगा। सूर्य ग्रहण योग में है, सूर्य भगवान को नित्य अर्घ देते रहिए और सूर्य भगवान के मंत्रों का जाप करते रहिए, आसानी से समय आपका कट जाएगा। कुंडली बहुत श्रेष्ठ है, समझने की आवश्यकता है, वो मैंने प्रत्येक विषयों को आपको समझाया। तो यदि आप भी अपने कुंडली का अध्ययन करना चाहते हैं तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं, और आपको मेरी बातें अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर ऑन कीजिए कि नई वीडियो जब भी डालूं तो नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। तो आपका दिन मंगल कामना के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार।